अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे घर में खुशियां थीं, खुशहाली थी, तभी सुकून था कि दौलत छाजों बरस रही थी। बेशक दुनिया में सर्दी, गर्मी, ख़ज़ाओं, बहार आते जाते रहते हैं। बहार भी 4 दिन की होती है, मगर मुझे लगता था कि मेरे घर की बहार सदा यूं ही रहेगी। अचानक वक्त ने करवट ली और मेरे मियाँ रिश्वत के इल्ज़ाम में अपने सरकारी ओहदे से बरतरफ कर दिए गए और हमारे बहुत बुरे दिन आ गए। क्या खूब कहा है किसी ने कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। सो हमारी भी फाकों तक नौबत पहुंच गई। अब सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो गया। मैं महज मैट्रिक पास थी, क्योंकि शादी 9 उम्री में हो गई थी। मुलाजमत का तो सोच भी ना सकती थी। कुछ समझ में ना आता था कि क्या करूं। मेरे एक दूर के कज़न वकील थे, उनके पास सवाली बनकर गई तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से फ़तेह की ज़मानत करवाई, क्योंकि ज़मानत भरने को पैसा भी पास ना था। एक गाड़ी बची थी, वो देकर मियाँ जी की जान छुड़ाई। उन दिनों जी इस कदर परेशान रहता था कि सोचती थी जंगल में जा बसूं या खुदकुशी कर लूं। मियाँ साहब भी सोच सोच कर हलकान हुए जाते थे, क्योंकि उनकी आदत थी जो कमाते थे उड़ा देते थे। उनका ख्याल था कि जब बहती गंगा है यूं ही सदा बहती रहेगी। वो नौकरी करने से आजिज़ थे। अफसरी की थी, छोटी मोटी मुलाजमत क्यों कर सकते थे। रिश्वत खोरी भी बदनामी का एक धब्बा बनकर उनके कैरियर के ऊपर चिपक गई थी। आखिर रिश्तेदार भी कब तक मदद करते। जब मायूसी की इंतहा हो गई तो मेरे शौहर एक दिन ये कहकर घर से निकल गए कि अगर आज रोज़गार की कोई सबील ना निकली तो घर लौट कर नहीं आऊँगा। मैं तमाम दिन रोती रही, उनकी सलामती की दुआएं मांगती रही। शाम हुई, देखा कि मियाँ साहब आ रहे हैं और एक बुर्का पोश औरत उनके पीछे चली आ रही है। हैरान हुई कि ये कौन है। औरत ने घर की दहलीज पार करके नकाब जो पलटा, आंखें चकाचौंध हो गईं। काले बुरके की बारीक नकाब में चेहरा ऐसा दमकता हुआ कि जैसे बादलों में चांद। मैंने औरत को कुर्सी पर बैठने को कहा। वो झिझकने लगी। मियाँ जी बोले, नीलम क्यों झिझक रही हो, अपना ही घर है। मुनज़्ज़ा अच्छी बीवी है, तुम इसे हुस्ने सलूक की तवक्को रखो। ये सौकन बनकर नहीं, बहन बनकर तुम्हारे साथ गुजारा करेगी। मियाँ के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मुझको चक्कर सा आ गया। जहाँ खड़ी थी वहाँ ही बैठ गई। पहले तो समझी कि मैं ख्वाब की हालत में हूँ। सौकन का लफ्ज़ पिघला हुआ सीसा बनकर कानों में उतर गया था। या खुदा, ये कैसा अजाब नाजिल हो गया मुझ पर और मेरे बच्चों पर। मैंने तो मांगी थी खुशहाली की दुआ और पड़ गई मुझ पर सौतन की सूरत, ये मुसीबत। थोड़ी देर तो चारपाई की पट्टी पर गुमसुम बैठी रही, गोया कोई बेरूह जिस्म आंखें खोले अपनी बेनूर आंखों से दुनिया को तकता हो। मियाँ ने झंझोड़ा, मुनज़्ज़ा क्या हुआ है? अगर ये आ गई है तो अपनी किस्मत साथ लाई है, और हर कोई अपनी किस्मत का खाता है। तेरी किस्मत और तेरे बच्चों के नसीब पर तो मोहर लग गई है। उसको इस वजह से साथ ले आया हूँ कि शायद इसी के नसीब से हमें और हमारे बच्चों को खाने को मिल जाए। और हुआ भी यही। नीलम बड़ी भागवान निकली। उसके आते ही हमारी तंगदस्ती उसका रोशन चेहरा देखकर भाग गई। नीलम किसी कंपनी में मुलाजिम थी, लेकिन वो मुलाजमत पर इस तरह तैयार होकर जाती थी कि जैसे किसी शरीफ और बाहया को ज़बरदस्ती बनाव सिंगार पर मजबूर करके ड्यूटी पर भेजा जा रहा हो। मेकअप से सजी शोख लिबास पहनकर शाम को ड्यूटी पर चली जाती तो सुबह को लौटती। आते ही पढ़कर सो जाती। मैंने मियाँ जी से पूछा, आखिर ये कैसी मुलाजमत है? बोले, एक बड़ी कंपनी है, रिसेप्शनिस्ट है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, तनख्वाह बहुत है, लेकिन ड्यूटी रात को करना पड़ती है। वो क्यों? ये तो औरत ज़ात है, मुस्तकिल रात की ड्यूटी क्यों लगाई है? वो इसलिए कि अक्सर यूरोपीय ममालिक में जहाँ जब दिन होता है तब हमारे मुल्क में रात होती है। इस वजह से यहाँ रात को काम करना पड़ता है। मुझको अपने साहब की ये बात समझ में ना आई तो चुप हो रही। रात को तो वो मेरे पास ही होते थे, फिर भला मुझे इससे क्या तकलीफ थी? वो मेरे घर बार के किसी मामले में दखल न देती थी। सिर्फ दोपहर का खाना खाती, सुबह का नाश्ता और रात का खाना उसका बाहर से होता था। वो हमसे कुछ मांगती, न कभी झगड़े वाली बात की। चंद दिन में मुझको उसके बारे जो खदशात थे वो दूर हो गए। मेरे मियाँ से उसका ताल्लुक बस बातचीत की हद तक था। बाहर कहीं मिलते हों तो खुदा को मालूम। मैंने कभी उनकी जासूसी ना की और ना ही कर सकती थी। मैं तो घर की 4 दीवारी में रहने वाली औरत थी। छुट्टी वाले दिन अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती। कपड़े इस्त्री करके अलमारी में रखती, मैले कपड़े धोबी को भिजवाती। दिल करता तो अपनी पसंदीदा डिश बना लेती और मेरे साथ कामों में हाथ बटाने की कोशिश भी करती। यूँ लगता जैसे वो कोई नेक रूह हो।
اس کے قدم ایسے مبارک تھے کہ ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اس کے آنے کے بعد سے کسی چیز کی کمی نہ رہی تھی۔ میرے بچے اچھے سے اچھا کھاتے، عمدہ سے عمدہ پہنتے۔ معلوم نہیں اس کی تنخواہ کتنی تھی، وہ اپنی کمائی میرے میاں کے ہاتھ میں رکھ دیتی تھی۔ میں نے کبھی ان معاملات میں دخل نہ دیا۔ میرے گھر کے فاقے دور ہو گئے تھے، سو مجھے آم کھانے سے مطلب تھا، نہ کہ پیڑ گننے سے۔ مجھے قسمت پر یقین تھا۔ اب اگر قسمت میں سوتن ہی لکھی تھی تو اس سے اچھی سوتن کہاں مل سکتی تھی، جو کماؤ بھی تھی اور میرے میاں سے دور بھی رہتی تھی۔ میاں جی کا کہنا تھا کہ یہ بے سہارا و مجبور ہے، اسے بس پناہ دی ہے۔ گھر پر تو میرا ہی راج تھا اور پہلے سے بڑھ کر تھا۔ صرف ایک چیز مجھے کھٹکتی تھی کہ یہ عورت نت نئے اور بہت عمدہ کپڑے پہنتی تھی۔ کھانا بھی میرے میاں اس کے لیے بہت اچھا پکواتے تھے، اور جب وہ سو رہی ہوتی تو ہم کو خاص ہدایت تھی کہ شور نہ ہو، کوئی اس کو نہ جگائے، اس کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ میں نے ان باتوں پر کڑنے کو بیکار جانا۔ جب کوئی اتنا فائدہ پہنچائے تو اتنا تو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں آ کر وہ اور زیادہ نکھر گئی تھی، کیونکہ میں بھی اس کا خیال رکھنے لگی تھی اور اس کے ساتھ پیار سے بات کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ پیار کی پیاسی ہے، تاہم اس کی عادت تھی کہ وہ بات بہت کم کرتی تھی۔ اس کی تنخواہ سے ہی ہمارے میاں نے گاڑی بھی لے لی۔ وہ روزانہ شام کو گاڑی پر نیلم کو ڈیوٹی پر چھوڑ جاتے اور واپسی میں وہ خود آ جاتی تھی۔ کہتی کہ کمپنی کی گاڑی چھوڑ جاتی ہے۔ وقت اسی معمول سے گزرتا رہا۔ زندگی کی گاڑی یکسانیت کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ میرے بچے اب بڑے ہو گئے تھے۔ وہ مجھے امی اور نیلم کو چھوٹی امی کہتے تھے۔ ایسا ان کے والد نے ان کو سکھایا تھا۔ مجھے بھی اس پر اعتراض نہ تھا۔ وہ میرے بچوں سے پیار کا اظہار کرتی اور اکثر ان کے لیے تحفے تحائف بھی لاتی تھی۔ اس وجہ سے بچے بھی اس سے پیار اور احترام سے پیش آتے تھے۔ ہماری زندگی پھر سے پرسکون ہو گئی کہ ایک ہی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ ایک روز اچانک جانے کس بات پر نیلم کا میرے شوہر سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ رو رہی تھی، یہ منا رہے تھے۔ جب وہ نہ مانی تو ہمارے صاحب بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ اس روز نیلم ڈیوٹی پر بھی نہ گئی۔ اس کے بعد تو وہ کئی دنوں تک بستر پر پڑی رہی اور ڈیوٹی سے چھٹی لے لی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ فتح جی بہت پریشان رہنے لگے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا تنازع تھا جس کے باعث گھر کا سکون گویا اتھل پتھل ہونے والا تھا۔ ایک دن تو ان دونوں کے بیچ اتنا جھگڑا ہوا کہ میاں صاحب تشدد پر اتر آئے اور نیلم نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ میں باورچی خانے سے بھاگی ہوئی گئی۔ آج میں نے پہلی بار ان کے درمیان دخل دینا چاہا، کیونکہ یہ جھگڑا ایک غیر معمولی بات تھی۔ میرے پہنچنے پر فتح نے اسے مارنا پیٹنا بند کر دیا، مگر اس نے رونا بند نہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں کئی روز سے تم لوگوں کو جھگڑتے دیکھ رہی ہوں، بات کیا ہے؟ باجی آج تو میں آپ کو ساری بات بتا کر رہوں گی، چاہے پھر یہ مجھے زندہ رکھیں یا مار ڈالیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے شوہر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، بلکہ ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور وہ خاموش ہو کر ملتجی نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر عالم پریشانی میں بغیر کچھ بولے گھر سے چلے گئے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور نیلم کو پیار سے گلے لگا لیا۔ اس کو تو جیسے برسوں سے کسی غم گسار کی ضرورت تھی۔ میں بھی آخر ایک انسان تھی، سینے میں دل رکھتی تھی۔ وہ میری سوتن تھی تو کیا ہوا، اس نے کبھی مجھے تکلیف نہ پہنچائی تھی۔ جب میں نے اس کے آنسو پونچھے، بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارا، پیار کیا تو وہ پھٹ پڑی۔ اس نے بتایا کہ تمہارے میاں نے ایک شخص سے رقم لینی تھی اور یہ خاصی بڑی رقم تھی۔ اس وقت انہوں نے اس بندے کو دی تھی جب یہ اپنے عہدے پر فائز ہوا کرتے تھے اور دولت کی ان کو کمی نہ تھی۔ جب کنگال ہو گئے تو اس شخص خاور سے تقاضا کیا کہ میرے سے جو بطور قرض لیے تھے اب واپس کرو۔ بار بار کے تقاضے پر بھی وہ رقم نہ لوٹا پایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر رقم نہیں دے سکتے تو بدلے میں کچھ اور دے دو، اپنا مکان، زیور یا کوئی ملکیت۔ تب اس کم ظرف نے مجھے ان کے حوالے کر کے کہا، ٹھیک ہے، تم اسی کو لے جاؤ اور سمجھ لو کہ میں نے تمہارا قرض چکتا کر دیا۔ اب تمہاری مرضی، تم اس سے شادی کرو، کسی کو دے دو یا بیچ دو۔ آج سے میں اس کی ملکیت سے تمہارے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اب میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ شخص کون تھا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ جو بھی تھا، آپ اس کو نہیں جانتی؟ بتا بھی دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ میرے والد کا ایک دشمن تھا اور اس نے مجھے بچپن میں اغوا کر لیا تھا۔ جب تک اس کی ماں زندہ رہی میں محفوظ رہی۔ اس نیک بیوی نے میرا خیال رکھا اور کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ اس کی کوئی بیٹی نہ تھی، بس ایک ہی بیٹا تھا، یہی خاور بدبخت جس نے مجھے اغوا کرایا تھا۔ جب میں 16 برس کی ہو گئی تو وہ عورت فوت ہو گئی، اور یہ آدمی جو بدگماش تھا اسے جوئے کی بری لت بھی تھی۔ اس نے اپنی ساری دولت جوئے میں ہار دی۔
बहरहाल तुम्हारा मियाँ मुझे लेकर घर आ गया, मगर पहले समझा दिया कि मेरी बीवी को यही बताना कि तुम मेरी दूसरी बीवी हो। हालांकि तुम्हारे आदमी ने मुझसे कभी निकाह नहीं किया। खबर ने मुझे अपने दोस्तों को खुश करने के लिए रखा हुआ था, मगर तुम्हारे आदमी ने तो बेहयाई की हद कर दी। इसने मुझे बाकायदा एक ऐसी औरत के सुपुर्दगी में दे दिया जो हर रोज़ मुझे किसी गाहक के हवाले करती है। जो रकम तय होती है वो उसमें से अपना कमीशन लेती है और बाकी कमाई तुम्हारा शौहर ले लेता है। इसने मुझे बाकायदा कमाई का जरिया बना लिया है। मेरा वालिद तो मेरे गम में चल बसा था। दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ये राज मेरे सीने में दफन था। मैं तुम्हारे घर में रहकर इस माहौल से मानूस हो गई। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरा भी घर हो, बच्चे हों जो मुझे अम्मी कहें। मेरा ख्याल था कि फ़तेह खान मुझसे निकाह कर लेगा, मुझे बीवी बना लेगा तो इज़्ज़त की ज़िंदगी जी लूँगी। घर और बच्चे तो मिल गए जो दरअसल तुम्हारे हैं, मगर शौहर ना मिला, क्योंकि फ़तेह खान ने मुझसे निकाह नहीं किया, बल्कि पहले से भी ज़्यादा घिनौनी ज़िंदगी में झोंक दिया है। रही औलाद की ख्वाहिश, तो जो औरत कभी किसी की दुल्हन ना बनी हो, जिसे कभी बीवी का रुतबा ना मिला हो, भला उसको औलाद पैदा करने का क्या हक है? ऐसे बच्चे हो भी जाएं तो उन पर किसकी वल्दियत का लेबल लगेगा? बस इसी सवाल पर हमारे दरमियान झगड़ा हुआ। मैंने उस जालिम लालची इंसान से कहा कि तुम्हारी खातिर मैं खामोश रही, क्योंकि मेरा कोई घर नहीं था। मैंने इस घर की छत के लिए हर जुल्म बर्दाश्त किया और तुमने मेरी इज्जत के बदले दाम खड़े किए। इस कमाई से अपने कुनबे की परवरिश कर रहे हो, तो क्या तुम मेरे होने वाले बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते? उसको अपने नाम की वल्दियत नहीं दे सकते? उसको क्यों पैदा होने से कबल मार देना चाहते हो? ये बदनसीब तुम्हारे बच्चों के साथ रहकर पल जाएगा। कम अज़ कम मेरी ममता की तशनगी तो ख़त्म हो जाएगी, मगर इस आदमी को ये गवारा नहीं है। हालांकि मेरी नापाक कमाई से ये अपनी औलाद का पेट भरता है, मगर मेरी औलाद को अपना नाम देना इसको गवारा नहीं। ये कैसी गैरत है जो मुझे मजबूर करता है कि मैं अपनी कोख उजाड़ दूं, और मैं इस पर राज़ी नहीं। तभी ये मुझसे झगड़ रहा है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वो इतना रोई कि मैं भी उसके साथ रोने लगी। इस बात ने मुझे कितना गहरा सदमा दिया, बता नहीं सकती। काश नीलम मुझे ये सब ना बताती तो मैं इस तरह ना उजड़ती। बाज़ औक़ात नावाक़फ़ियत भी एक नेमत होती है, और जब इसरार आया हो तो यह नाकाबिले बर्दाश्त होगा। मेरा कलेजा फटने लगा। जिस शख्स को मैं मजाजी खुदा जानकर उसकी पूजा करती रही, जिसको मैंने अपना सब कुछ जाना, हत्ता के सौतन को कबूल कर लिया, वही अज़मत और इंसानियत का पैकर, वही मेरा सरताज, इस कदर कमज़र्फ़, खुद गर्ज़ और इंसानियत से गिरा हुआ निकलेगा, ये मुझे मालूम ना था। मैं इसी हिसाब से तड़प कर रह गई कि मेरे मासूम बच्चे एक मजलूम औरत की मजलूमियत की कमाई खाकर परवरिश पा रहे हैं। उफ़, किस कदर रूह फरसा हकीकत थी। मैंने नीलम को गले लगाया और अपने भाई को फ़ोन करके कराची से बुलवाकर तमाम हकीकत से आगाह किया। वो बेचारे खुद कराची की एक मिल में काम करके अपने कुनबे का पेट पाल रहे थे, लेकिन कम कमाई के बावजूद उनमें गैरत थी। उन्होंने कहा कि तुम इस शख्स से तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर नीलम रोने लगी तो वो बोले, अगर तुम वाकई मजबूर हो और इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, तो आज से तुम भी मेरी बहन हो। अपनी मर्जी से फ़तेह खान को छोड़ सकती हो तो मैं तुमको भी पनाह दूंगा और तुम्हारी शादी किसी नेक आदमी से करवा दूंगा, जैसा तुमको मंजूर हो। भाई ने मेरी तलाक भी करवा दी, गर्चे ये ना चाहती थी, मगर भाई ने समझाया कि इस शख्स का एतबार नहीं। जब ये एक गैर औरत की गलत कमाई खा सकता है तो समझो कि इसकी गैरत और ज़मीर दोनों की मौत हो चुकी है। क्या खबर कल ये अपने घर की ख़वातीन के बारे क्या सोचे। इसको ना कमाने की और हराम खोरी की आदत हो चुकी है। हमने भाई के घर आकर चंद दिन तंगी तुर्शी में काटे। फिर मेरे बेटे की तालीम मुकम्मल हो गई तो भाई ने उसे भी मिल में लगवा दिया। इस तरह हमारे कुनबे को कफील मुयस्सर आ गया। नीलम की शादी भाई ने अपने एक दोस्त से करवा दी, जिसकी एक बच्ची थी और बीवी फौत हो चुकी थी। वो भी मिल में मुलाजिम था। तनख्वाह ज़्यादा ना थी, फिर भी नीलम खुश थी कि उसको अपना घर और अपनी इज्जत का रखवाला मिल गया था। सच है, औरत शरीफ हो तो गुर्बत में भी गुजारा कर लेती है, लेकिन अल्लाह किसी को ऐसी मुसीबत में ना डाले। आमीन। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।